अभी एक पल पहले तक एक परिवार के तीनों सदस्य आराम से छुट्टियां मना रहे थे, अगले ही पल वे डर गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने जो सुनसान रास्ता चुना था वहाँ भी पुलिस तैनात मिलेगी। आदमी पागलों की तरह 3 डिब्बा बंद खाने के डिब्बे उठाता है और सीधे वैन के नीचे का हैच खोल देता है। उसकी इस हरकत से दोनों डर जाते हैं। शुआई समझाता है कि अगर पुलिस जांच करने आई तो वह तुरंत गाड़ी से कूदकर भाग जाएगा। लाओ बाई समझाता है कि वह शांत हो जाए, उन्होंने सब कुछ इतनी सफाई से किया है कि पुलिस को शक नहीं होगा। जैसे ही पुलिस ने गाड़ी की ओर इशारा किया, शुआई डर गया और नीचे कूदने की कोशिश करने लगा। गाड़ी के चारों ओर वीरानी थी, वह गोली से तेज नहीं हो सकता। लाओ बाई ने छोटा शुआई से हैच बंद करने को कहा। अगले ही पल जोरदार ब्रेक लगाना पड़ा और वे पुलिस वाले से टकराने से बचे। छोटा शुआई ने डिब्बा बंद खाना वापस रखा और खुद को शांत करते हुए पुलिस की तलाशी का सामना किया। पुलिस वाले ने उनके हाव भाव देखे तो उसे भी यही बात सच लगी, लेकिन नियम उसे गाड़ी में चढ़कर तलाशी लेनी थी। अच्छा रहा कि तीनों ने पहले से फर्जी दस्तावेज तैयार कर रखे थे जो उन्होंने पुलिस को दे दिए। लाओ बाई ने दावा किया कि वे अपनी पत्नी की याद में फ्रांस घूमने आए हैं। शुआई ने जोड़ा कि फ्रांस आना उसकी माँ का सपना था जिसे वे अब पूरा कर रहे हैं। उनकी एक्टिंग अच्छी थी। पुलिस ने अलमारी खोलने से नहीं रोका। हैरानी की बात, पुलिस वाले ने सुरस्ट्रोमिंग के डिब्बे पर ध्यान नहीं दिया, अंदर से अस्थि कलश निकाल लिया। शियाओ मेई ने समझाया कि ये उसकी माँ की अस्थियां हैं, लेकिन उसकी सफाई के बावजूद पुलिस वाले ने अस्थि कलश जब्त करने की बात कही। फ्रांस में बिना अनुमति अस्थियां ले जाना गैर कानूनी है, वे पुलिस से बाहर नहीं ले जा सकते। छोटा शुआई तुरंत बेचैन हो गया। माँ को घुमाने लाया था और अब आप मेरी माँ को ही जब्त कर रहे हैं, क्या ये कोई इंसाफ है? लेकिन चाहे वे कितने भी गुस्सा हो जाएं, पुलिस वाले फिर भी अस्थि कलश जब्त करने पर अड़े रहे। इतना ही नहीं, उसने ये भी मांग रखी कि वे अस्थि कलश और अलमारी में रखे डिब्बे खोलें। तीनों की धड़कनें एकदम तेज हो गईं। शियाओ मेई ने तुरंत फैसला लिया, अस्थि कलश को उठाया और पागलों की तरह बाहर की ओर भागने लगी। पुलिस ने चेतावनी के लिए गोली चलाई, लेकिन वह फिर भी नहीं रुकी। जब तक कि एक गोली उसके सामने नहीं लगी, तब जाकर शियाओ मेई पुलिस से डर गई। अब वे पुलिस के घेराव में थी। उसने दर्द भरे आंसू बहाए, माँ को कसकर पकड़े रहा। किसी भी हाल में पुलिस को अस्थि कलश जब्त नहीं करने दिया। छीना झपटी में अस्थि कलश गिर गया और सारी अस्थियां जमीन पर बिखर गईं। जमीन पर बिखरी माँ की अस्थियों को देखकर शियाओ मेई फूट फूट कर रो पड़ी। उसका अभिनय इतना जबरदस्त था कि ऑस्कर जीत सकती थी। उसकी इस हरकत से वहाँ मौजूद पुलिस वालों को भी तुरंत पछतावा हुआ और वे लाचार होकर सबको जाने देने पर मजबूर हो गए। पुलिस ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस हेरिंग के डिब्बे की उन्होंने जांच नहीं की, उसी में वे 42 चोरी की गई बेशकीमती ज्वेलरी छुपी हुई थी। सामने का संकट तो आखिरकार टल गया, लेकिन फ्रांस से बाहर निकलना अभी भी इतना आसान नहीं था। इतनी सुनसान सड़क पर भी पुलिस तैनात थी। आगे बढ़ने पर और भी चेकिंग का सामना करना पड़ सकता था। इसलिए लाओ बाई ने तय किया कि वे पास के किसी कैंपिंग साइट पर रुकेंगे और हालात शांत होने के बाद ही भागने की कोशिश करेंगे। वहीं कैंप लगाकर रुक गए। उन्होंने कारवां में सुरक्षा व्यवस्थाएं लगा दी ताकि कोई अनहोनी न हो, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक हादसा हो गया। भाई बहन का भेष छोड़ चुके शख्स और लड़की की हरकतें उसी इलाके में गश्त कर रहे पुलिस अफसर ने देख ली। वह तुरंत समझ गया कि यह परिवार नकली है। पुलिस स्टेशन को आदेश मिलते ही सैकड़ों हथियारबंद स्पेशल फोर्स के जवानों ने इलाका घेर लिया। कारवां में बैठी लड़की जो बाहर के नजारे देख रही थी, उसे अंदाजा नहीं था कि उनके चारों ओर पुलिस का घेरा बन चुका है, लेकिन उसकी पैनी नजरों ने माहौल में गड़बड़ी महसूस कर ली। आसपास के पड़ोसी जो चहल पहल में रहते थे, वे इस वक्त खामोश थे, जिससे रहस्यमयता आ गई थी। उन्हें एहसास हुआ कि पहचान उजागर हो चुकी है। उन्होंने बूढ़े भाई को भागने को कहा और खुद पुलिस से निपटने का फैसला किया। कमांडर के इशारे पर स्पेशल फोर्स के जवान आगे बढ़ने लगे और आसपास के स्नाइपर्स भी अपनी जगह संभाल चुके थे। पुलिस को उम्मीद नहीं थी कि डाकू अचानक गोलियां चला देंगे। स्पेशल फोर्स ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे अफरा तफरी मच गई। हालात काबू करने के लिए कमांडर ने पीछे हटने का आदेश दिया। उन्होंने डाकुओं को चेतावनी दी कि वे गिर चुके हैं, पीछे हटने का रास्ता नहीं है, उन्हें जद्दोजहद छोड़ देनी चाहिए ताकि नुकसान न हो। डाकुओं ने लाउडस्पीकर से जवाब दिया, मैं उसे जानता हूँ। लेकिन अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे। महिला पुलिस प्रमुख को गड़बड़ महसूस हुआ। अकेली थी। वह अकेली सीधा छोटी गाड़ी की ओर बढ़ गई और सबकी हैरान नजरों के बीच कार का दरवाजा खोल दिया। हैरानी की बात यह थी कि अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इससे आसपास के सभी पुलिस वाले हैरान रह गए। जब वे पास आकर झांक कर देखे तो पता चला कि उन्हें धोखा दिया गया है। लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कार में कोई है और उन्होंने कार को चारों तरफ से घेर भी लिया था, तो फिर वह अचानक कैसे गायब हो सकता है? जब उन्होंने जमीन पर बिछे कालीन की ओर देखा तो पता चला कि एक छोर से कालीन उठा हुआ था। कालीन हटाकर जमीन पर बने दरवाजे को खोला तो एक सीवर की सुरंग सामने आ गई। पुलिस ने तुरंत एक टीम को सीवर में पीछा करने के लिए भेजा। एक फोन कॉल ने पुलिस को फिर से थोड़ी उम्मीद दी। पुलिस ने ग्लास के घर में लगे पौधों पर केवल 9 मिलीमीटर का एक छेद पाया और किसी ने जानबूझकर उस छेद को छुपाने की कोशिश भी की थी। इस समय रॉय और कैमरून दोनों सीवर से बाहर निकल चुके थे। वे यहाँ खड़ी मालगाड़ी से फ्रांस भागने की योजना बना रहे थे और फिर वे एक लाल मालगाड़ी पर चढ़ गए। इसी समय पुलिस भी सीवर से उनका पीछा करते हुए बाहर आ गई और जांच शुरू कर दी। लेकिन रॉय ने कैमरून को लेट जाने को कहा। उन्होंने खुद को टारप से अच्छी तरह ढक लिया और चारों ओर की दरारों को फास्ट ड्राई गोंद से सील कर दिया। इस तरह वे दोनों परतों के बीच छिपकर पुलिस की निगाहों से बच गए। जैसे ही मालगाड़ी चालू हुई, वे जिस गाड़ी में छिपे थे वह रॉय की योजना के मुताबिक चल पड़ी। लेकिन किसे पता था कि गाड़ी कुछ ही दूर गई थी कि बगल में खड़े पुलिस ने उसे रोक लिया। पुलिस ने ड्राइवर पर बंदूक तान दी, उसे इंजन बंद करने, गाड़ी से उतरने और मालगाड़ी का दरवाजा खोलकर जांच करने को कहा। आवाज सुनकर रॉय ने तुरंत कैमरून को बताया। माफ कीजिए। जैसे ही मालगाड़ी का दरवाजा खुला, पुलिस को ऊपर छिपे हुए दोनों लोग नहीं मिले। हालांकि इस स्थिति में वे दोनों ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते थे। कैमरून लगातार दांत भींचकर मुश्किल से खुद को संभाले हुए था। अच्छा ये हुआ कि पुलिस ने ज्यादा सवाल नहीं किए, जिससे दोनों ने राहत की सांस ली। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि पुलिस ने जब बगल में रखी सीढ़ी देखी तो वह भी ऊपर चढ़कर जांच करने की जिद करने लगे।
जैसे ही पुलिस ने सिर बाहर निकालकर जांचने की कोशिश की, दोनों ने ठीक 1 सेकंड पहले आपस में तालमेल बिठा लिया। सौभाग्य से पुलिस की नजर में वे नहीं आए, जिससे वे निश्चिंत होकर मालगाड़ी को रवाना होने दे सके। दूसरी ओर डेमियन पहले ही बर्लिन से मिल चुका था। वे दोनों होटल लौटकर सारे सबूत नष्ट करने की तैयारी में लग गए, क्योंकि अगर सभी को सुरक्षित भागना था तो कोई भी सुराग नहीं छोड़ सकते थे। दोनों ने अपने सारे कपड़े और उपकरण इकट्ठा किए, फिर उन पर रासायनिक द्रव्य डाल दिया ताकि वे गल जाएं। कमरे के हर कोने को स्टीम क्लीनर और डिसइंफेक्टेंट से साफ किया ताकि कहीं भी त्वचा के कण, बाल या उंगलियों के निशान न बचे। अंत में पहले से तैयार किए गए दूसरों के बाल कमरे के हर कोने में फैला दिए। अभी भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि होटल की निगरानी कैमरों ने उन्हें रिकॉर्ड कर लिया था। पुलिस निश्चित रूप से होटल की निगरानी फुटेज हासिल करेगी। इस पर बर्लिन ने तुरंत सड़क पर भाग रहे कीरा से संपर्क किया और उसे कहा कि उसे अभी होटल के निगरानी सिस्टम में हैक करके सारी रिकॉर्डिंग डिलीट करनी होगी। यह सुनकर कीरा ने लैपटॉप निकाला और उसे टेप से फिक्स कर दिया, लेकिन सिग्नल बहुत कमजोर था, जिससे वह नेटवर्क से जुड़ नहीं पा रहा था। इसी बीच पुलिस ऊपर आने ही वाली थी। अगर वे जल्दी निगरानी कैमरे बंद नहीं करते तो भागने का सबसे अच्छा मौका खो देते। अच्छा हुआ कि आखिरी समय में कीरा ने निगरानी सिस्टम हैक कर सारा डेटा डिलीट कर दिया। जब पक्का हो गया कि कैमरे बंद हो चुके हैं, तब दोनों कमरे से बाहर निकले। ठीक उसी पल जब पुलिस लिफ्ट से बाहर आ रही थी, वे सामान रखने वाले कमरे में घुस गए। फिर उन्होंने होटल की चादरें भेजने वाली स्लाइड का इस्तेमाल कर गोदाम में प्रवेश किया। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो उन्हें वहाँ सिर्फ खाली कमरा और जली हुई चीजों के अवशेष ही मिले। दोनों पहले ही होटल से सफलतापूर्वक भाग चुके थे, लेकिन कार चलाना पुलिस का ध्यान आसानी से आकर्षित कर सकता था।